नमस्कार स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए बीकॉम पार्ट सेकंड के बिजनेस मैनेजमेंट पेपर का पेपर सेकंड फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के आधारभूत तत्व के अंतर्गत वातावरण विश्लेषण जो हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उसका ये सेकंड भाग है। आज के वीडियो में हम वातावरण का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट पे डिस्कस करेंगे। वातावरण का वर्गीकरण से यहाँ पे अभिप्राय किसी भी संस्था के वातावरण को दो प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जाता है, यानी कि दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। पहला है आंतरिक वातावरण यानी कि संस्था के भीतर का वातावरण, और दूसरा है बाह्य वातावरण यानी कि संस्था के बाहर का वातावरण। तो सबसे पहले हम आंतरिक वातावरण के बारे में अगर हम बात करें तो संस्था के आंतरिक वातावरण से तात्पर्य उस वातावरण से है जो संस्था के भीतर विद्यमान होता है। प्रत्येक संस्था अपनी चार दीवारी और अपने परिसर के भीतर के वातावरण को आंतरिक वातावरण कहते हैं। यानी कि किसी भी संस्था का जो भीतर का जो वातावरण है जिस पर उसका पूर्ण रूप से कंट्रोल होता है उन्हें हम आंतरिक वातावरण कहते हैं। अब आंतरिक वातावरण के जो प्रमुख घटक हैं, यानी कि आंतरिक वातावरण में कौन कौन से प्रमुख घटक शामिल किए जाते हैं, उसमें है जैसे कि संस्था के उद्देश्य, दूसरा है संस्था की विचारधारा या दर्शन, तीसरा है संस्था की आंतरिक संगठन संरचना, फोर्थ पॉइंट है प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध, संस्था की नीतियां एवं नियम, संस्था के संसाधन और संस्था की उत्पादन एवं कार्यविधियां। स्टूडेंट्स, ये सभी जो घटक हैं ये मिलकर एक संस्था के आंतरिक वातावरण का निर्माण करते हैं, और ये सभी घटकों पर संस्था का डायरेक्ट रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से इन पर नियंत्रण होता है। अब अगर हम बाहर के वातावरण यानी कि बाह्य वातावरण की बात करें तो संस्था के बाहरी वातावरण या बाह्य वातावरण से तात्पर्य उसके अपने परिसर के बाहर विद्यमान कार्य वातावरण से है, या अगर हम दूसरे शब्द में बात करें जो संस्था के बाहर की परिस्थितियों से वातावरण बनता है उसे संस्था के बाह्य वातावरण के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये वो वातावरण है जो संस्था के बाहर है, उस पर संस्था का कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी नियंत्रण नहीं होता। संस्था को उस वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालना होता है। बाह्य वातावरण के भी हम उसको भी दो अलग अलग जो उसके विभाग हैं या विभक्त करते हैं। उनमें अगर हम बात करें तो पहला है व्यष्टि या प्रत्यक्ष कार्रवाई कार्य वातावरण, दूसरा है समष्टि अप्रत्यक्ष कार्रवाई या साधारण वातावरण। तो अगर हम पहले वाले की अगर हम बात करें यानी कि व्यष्टि प्रत्यक्ष कार्रवाई या कार्य वातावरण, यानी कि माइक्रो डायरेक्ट एक्शन टास्क एनवायरनमेंट, इसमें अगर हम पहले बिंदु में बात करें तो वह ग्राहक अथवा उपभोक्ता। ग्राहक और उपभोक्ता वर्ग प्रत्यक्ष वातावरण का एक प्रमुख घटक होता है। ग्राहक कई प्रकार के हो सकते हैं जिसमें प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक के रूप में भी ग्राहक होते हैं। और ग्राहक एक ऐसा फैक्टर है जो संस्था के किसी भी रूप से संस्था उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती, उसे केवल अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर सकती है, उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती। दूसरा है मध्यस्थ यानी कि इंटरमीडिएट्स। व्यवसाय का आधार विनिमय और मध्यस्थों के अभाव के में विनिमय प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं होता। मध्यस्थ संस्था के उत्पादों के संवर्धन, विक्रय एवं वितरण में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देते हैं। मध्यस्थों में अगर हम बात करें तो मध्यस्थों में थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, एजेंट, वितरक आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका प्रतिस्पर्धी संस्थाएं। प्रतिस्पर्धी संस्थाएं वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। उनके संबंध में संपूर्ण जानकारी करना प्रबंधकों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अतः प्रबंधकों को प्रतिस्पर्धी संस्था की नीतियों, योजनाओं, व्यूह रचनाओं, उनके उत्पादों, उनके मूल्य, गुणवत्ता, विश्वसनीयता आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपूर्तिकर्ता।
संस्था के व्यष्टि या प्रत्यक्ष वातावरण में आपूर्तिकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संस्था की कुशलता को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित भी करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आपूर्तिकर्ता संस्था के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति करते हैं, जिनसे संस्था में उत्पादों और सेवाओं के निर्माण एवं वितरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करें कि जन समूह यानी कि पब्लिक, कुछ जन समूह को संस्था के प्रत्यक्ष कार्य वातावरण में सम्मिलित किया जाता है। और इन जन समूहों को हम नीचे कुछ पॉइंट्स में जैसे अपन बांट के भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे वित्तीय जन समूह, जिसमें अंशदाता, ऋणदाता, ऋण पत्रधारी, बैंक, निवेश संस्थाएं आदि सम्मिलित होती है। फिर है संचार जन समूह, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी आदि हैं। फिर है सरकारी जन समूह, जिसमें सरकारी तंत्र की नीतियां नियमों को हम सम्मिलित करते हैं। फिर है नागरिक कार्यवाही जन समूह, इसमें जनता का प्रतिनिधित्व एवं संरक्षण करने वाले समूह सम्मिलित हैं। इनमें उपभोक्ता संरक्षण संघ, पर्यावरण संरक्षण संघ, अल्पसंख्यक आदि सभी सम्मिलित किए जाते हैं। फिर है स्थानीय समूह, सामान्य समूह और आंतरिक जन समूह। ये सभी समूह मिलकर एक पब्लिक यानी कि पूरे का पूरा जन समूह बनाते हैं, जो कि एक संस्था के बाहर के वातावरण को कंप्लीट करता है। अब अगर हम इसके सेकंड की जो बिंदु की हम बात करें, समष्टि या अप्रत्यक्ष कार्रवाई साधारण वातावरण यानी कि मैक्रो इनडायरेक्ट एक्शन जनरल एनवायरनमेंट। इसमें जो पहला जो इसका घटक है, जिसमें हम बात करते हैं जननांकी या जनसांख्यिकी वातावरण एवं उसके घटक। और जननांक यानी कि जनसंख्या से संबंधित जो भी किसी वातावरण के जो घटक होते हैं, जिसमें कि जनसंख्या का आकार अर्थात कुल संख्या, जनसंख्या का निवास स्थान, जनसंख्या का घनत्व अर्थात प्रति किलोमीटर लोगों की संख्या, जनसंख्या की आयु एवं आयु वर्ग, जनसंख्या का लिंग, जनसंख्या की जाति एवं धर्म, जनसंख्या का शैक्षिक स्तर, जनसंख्या का धंधा या पेशा, जनसंख्या की आय या आय वर्ग, जनसंख्या की घरेलू इकाई या आकार, जनसंख्या का क्षेत्रीय स्वरूप। यानी कि ये सभी जो बिंदु है ये मिलकर जननांक यानी जनसंख्या से संबंधित जो वातावरण है उसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सामाजिक या सांस्कृतिक वातावरण और उसके घटक, तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे, जिससे हम देखते हैं कि जिसमें कौन कौन से घटक हैं। जिसमें पहला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य एवं मानदंड, सामाजिक धार्मिक आस्थाएं, सामाजिक रीति रिवाज एवं परंपराएं, समाज के जीवन शैली, जीवन स्तर या जीवन की किस्म, सामाजिक अवबोधन तथा दायित्व बोध, परिवर्तनों के प्रति समाज का दृष्टिकोण, रूढ़ियों या परंपराओं के प्रति दृष्टिकोण, कार्य या व्यवसाय धंधे के प्रति दायित्व बोध, लोगों का आपसी व्यवहार एवं सहयोग का स्तर, सामाजिक वर्ग भेद तथा रंग भेद, समाज में लिंग भेद अर्थात स्त्रियों की स्थिति यानी कि महिलाओं की क्या स्थिति है, और समाज में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान। यानी ये सभी जो बिंदु है ये किसी भी संस्था के बाहर का जो वातावरण है, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण है, ये सभी घटक मिलकर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। अगले अगर हम बात करें जिसमें आर्थिक वातावरण और उसके घटक आते हैं, जिसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी बिंदु मिलकर किसी संस्था के बाह्य वातावरण के आर्थिक वातावरण को पूरा करते हैं। जिसमें पहला है देश की आर्थिक प्रणाली, दूसरा है अर्थव्यवस्था की विकास की दशा, अर्थचक्र की दशा, फिर है मुद्रा प्रसार या मूल्य स्तर, अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास की गति, कर ढांचा, ऊर्जा के उपलब्ध स्रोत एवं भंडार, मानव संसाधन विकास एवं उपलब्धता, आर्थिक एवं श्रम नीतियाँ। यानी कि ये सभी जो 10 बिंदु हैं, ये सभी 10 बिंदु संस्था के आर्थिक वातावरण को कंप्लीट करते हैं, जो कि संस्था के बाहरी वातावरण का एक घटक है। फिर हम बात करें प्राकृतिक वातावरण एवं उसके घटक। इसके अंतर्गत जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं स्थिति, जलवायु अर्थात सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत आदि की स्थिति, प्राकृतिक परिस्थितियाँ, प्रकृतिवाद का विकास। यानी कि आप लोग एक संस्था के आसपास का जो बाहर का जो वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण, उससे उसको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, और उन्हीं जो वो घटक है वो उसे कितने उसका सपोर्ट करते हैं उसकी संस्था के विकास के लिए। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है तकनीकी वातावरण एवं उसके घटक। इसमें बात करें तो तकनीकों की उपलब्धता की स्थिति, तकनीकों के उपलब्ध विकल्प, उपलब्ध तकनीकों का स्तर, उपलब्ध तकनीकों की लागत, देश एवं विदेशों में तकनीकी परिवर्तनों की गति, सरकारी तकनीकी नीति, तकनीकों के आयात निर्यात की नीति एवं व्यवस्था, तकनीकों के प्रयोग एवं आत्मसात करने की क्षमता। यानी कि ये सभी जो बिंदु हैं, ये बिंदु मिलकर किसी संस्था के बाहर के वातावरण के तकनीकी वातावरण को
बनाते हैं और ये सभी बिंदु तकनीकी वातावरण है उसके घटक, तकनीकी वातावरण के घटक कहलाते हैं। फिर अगर हम बात करें, इसमें आता है राजनीतिक वातावरण, वैधानिक वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण। मतलब ये सभी जो घटक है ये मिलकर एक संस्था के बाहर का जो समष्टि और अप्रत्यक्ष कार्रवाई वाला साधारण वातावरण का जो वातावरण है उसका निर्माण करते हैं। ये सभी जो घटक है इसके ऊपर किसी भी संस्था का प्रत्यक्ष रूप से कोई नियंत्रण नहीं होता। एक संस्था को इन घटकों का या इस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना होता है, अपनी नीतियाँ, अपनी व्यू रचनाएं, अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज, अपनी संस्था के नियम इन्हीं के अनुसार बनाने होते हैं, तभी कोई संस्था लंबे समय तक मार्केट में सरवाइव कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।